सो अब तक हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिसेबिलिटी, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, हैंडीकैप की, इम्पेयरमेंट की, डिसेबिलिटी की, एक्टिविटी लिमिटेशन की, हैबिलिटेशन की एंड रिहैबिलिटेशन की। और आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, कैटेगरीज, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड द लीगल प्रोविजंस फॉर पीडब्ल्यूडीज इन इंडिया। तो हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, ठीक है। और अब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आई होप। तो कोई भी डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और तो फिर अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ थी जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि हैंडीकैप क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होता है, एक्टिविटी लिमिटेशन क्या होता है, हैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन क्या होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ये definition, categories, legal provision for PWDs in India. Okay. So the legal framework for person with disabilities, PWDs in India is primarily governed by the rights of person with disabilities, RPWD Act 2016. आई होप आपने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो इसको याद कर लो क्योंकि ये मेन है। हमें पता होना चाहिए कि किसके अंदर ये सारे के सारे हमारे लीगल फ्रेमवर्क है। तो ये कौन गवर्न करता है, हमारे जो PWD से रिलेटेड जो उनके राइट्स हैं, उनका जो प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क है, उसको कौन कंट्रोल करता है या फिर कौन अच्छे से देखता है, वो है हमारा RPWD एक्ट। उसके अंदर ये सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हमारी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कहलाई गई हैं, ठीक है। सो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंदर उसने डिफाइन किया है कि हमारा डिसेबिलिटी क्या होता है और बहुत सारे राइट्स के बारे में बताया हुआ है डिसेबिलिटी के लिए और इंटाइटलमेंट्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो उनके राइट्स के बारे में डिसेबिलिटी क्या होती है, ये सब हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में मेंशन है। सो इट इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बेंचमार्क डिसेबिलिटीज मतलब कि ये वो ये वो वाली डिसेबिलिटीज है जिनको हम एक एज अ डिसेबिलिटी कंसिडर करेंगे। तो ऐसे करके इसमें हमारी बहुत सारी डिसेबिलिटीज दी गई हैं, अभी हम आगे उनको पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें इंक्लूडेड है ब्लाइंडनेस के बारे में, हियरिंग इंपेयरमेंट के बारे में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के बारे में। मैं अभी ये सारी डिसेबिलिटीज आपको बताऊंगी होती क्या है विद इमेज, क्योंकि होता है ना कि इसमें थोड़ी सी क्या है कि साइंटिफिक लैंग्वेज है कि मतलब इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब आई विश कि मतलब आप इसको अच्छे से याद करो, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन आई प्रोवाइड यू और एक्सप्लेन यू विद इन इमेज। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनके साथ साथ आपको इमेजेस दिखाती चलूं ताकि आपको याद हो जाए जितनी भी डिसेबिलिटीज है और इनके क्या क्या क्राइटेरिया है। Okay? So this act mandates access to education, employment, social participation for people with disabilities. तो हमने लाइक बहुत ही बिगिनिंग में एक चीज पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे, तो एक चीज हमने पढ़ी थी कि कुछ एनजीओ थे, कुछ चीजें थी, कुछ एक्ट पास हुए थे जिन्होंने लाइक जो डिसेबिलिटीज है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडीज, उनके राइट्स के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। तो वो राइट्स क्या क्या थे, राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल पार्टिसिपेशन। तो वो सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर मेंशन है, हमारे इस एक्ट के। उस एक्ट का नाम क्या है, हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। कब आया था ये, 2016 में। अभी हम पूरी डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसका नाम याद रखें, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था, मतलब आगे दिया हुआ है कि द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इंश्योर दैट पीडब्ल्यूडीज हैव एक्सेस टू सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो वही एक पॉइंट इसमें बताया हुआ है कि पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी की व्हिच प्रोवाइड्स एक्सेस टू सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो इट आल्सो इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कॉलरशिप्स फॉर एजुकेशन बच्चों के लिए। ये सारी सब कुछ हमारे किसके अंदर मेंशन है, आरपीडब्ल्यू। आई होप आरपीडब्ल्यू का आपको बेसिक सा लाइक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा लाइक डिटेल में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा पॉलिसी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं इस चीज जो पर्टिकुलर जो हमारी यूनिट का पार्ट है, डेफिनेशन, कैटेगरीज, लीगल प्रोविजन, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए था कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं और पढ़ाऊंगी। ओके, सो आई एम शेयरिंग विद यू अनदर पीडीएफ फ्रॉम माय बुक। ओके, सो हियर इज द पीडीएफ। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है आगे, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनको दिव्यांगजन भी बोलते हैं हिंदी में, डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर्स द फॉलोइंग 3 एक्ट्स। तो ये 3 एक्ट्स किसने पास करे थे हमारे, ये 3 एक्ट्स हमारे पास करे थे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका नाम याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। सो एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। मैं आपको इसके भी एक साइड दिखाती हूँ, मतलब याद करवाने के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पे आप और भी सारी चीज देख सकते हो, अबाउट अस में आप इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में देख सकते हो, ये पूरा, अगर आप और डिटेल में इस चीज को पढ़ना चाहते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आपको बस याद करवाने के लिए था ताकि आपको ये नाम याद रहे कि वो 3 एक्ट्स किसमें पास हुए थे। वो 3 एक्ट्स में किसमें पास हुए थे, मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अंदर जो एक्ट्स के बारे में लिखा होगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है, देखोगे तो आपको मिलेगा स्कीम्स, लाइक इफ यू सर्च यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स वगैरह, एक्ट्स वगैरह है, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें उन एक्ट्स के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको साइड दिखाएंगे। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स लाइक द एक्ट्स इन दिस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। एडमिनिस्टर्स द फॉलोइंग 3 एक्ट्स। ये 3 एक्ट्स थे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, अभी जो हमने पढ़ा था, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। एक है हमारा नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म और सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 19। इसके भी नाम याद रखो। मतलब क्या है कि एक्ट्स ना, लाइक अगर आप एग्जाम्स में लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा ही मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एक है हमारा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो ये ईयर्स याद कर लो, लाइक शॉर्ट में अगर याद करना चाहते हो। एक एक्ट था हमारा 2016, एक था हमारा 1999 और एक था हमारा 1992। 2016 में हमारा था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ओके, इसमें आया था हमारा नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन। बहुत लंबा नाम है ये, आप देखोगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा मे बी समथिंग लाइक NTWPACMRM, आई डोंट नो बट समथिंग लाइक दिस ओनली। और एक हमारा रिहैबिलिटेशन काउंसिल RCI, ठीक है। तो इसको याद रखना, नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, लाइक जिसे हम याद करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो डिसेबिलिटीज में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है हमारी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी एंड मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। तो आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 इट वाज इनैक्टेड ऑन 28 दिसंबर 2016 व्हिच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 19 अप्रैल। ये बहुत जरूरी है, आप याद रखें कि फोर्स लाइक कब लागू हुआ है। ये लागू हुआ हमारा 19 अप्रैल 2017 में। इनैक्ट किया था इसको 28 दिसंबर में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, 28 दिसंबर और 19 अप्रैल, राइट। तो ये डेट्स आपको याद रहेंगी, ये 2016 की डेट है और ये वाली हमारी 17 की डेट है।
फिर हमारे salient features बता रखे हैं इस एक्ट के। Responsibility has been cast upon the appropriate governments to take effective measures to ensure that the person with disabilities enjoy their rights equally with others. So क्या बोलते हैं कि उनको भी मतलब equally rights को enjoy करते हैं इस एक्ट में। effective measures to ensure that. Second is it has been defined disability has been defined based on evolving and dynamic concept. Like disability में क्या है कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि मॉडर्न अप्रोच में उसको अलग बोला गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच में उसको अलग बोला। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने लोग सोचते थे, फिर धीरे धीरे जो डिसेबिलिटी उसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रही। तो इस एक्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है, डेवलप होती रहती है, विच मींस इट्स डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब चेंज होती रहती है, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे डिसेबिलिटी की डेफिनेशन भी चेंज होती है। फिर थर्ड पॉइंट ओके सो नेक्स्ट पॉइंट में हम कवर करेंगे कि इस एक्ट के अंदर हमारी क्या क्या डिसेबिलिटीज है। तो उसमें कुछ कैटेगरीज है हमारी, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है, मेंटल बिहेवियर मेंटल इलनेस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ब्लड डिसऑर्डर, फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज जिसमें हमारी एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज होती हैं। अभी इसमें कुछ कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपको नए लग रहे होंगे, आप चिंता मत करिए, अभी हम उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप या तो पॉज कर लो वीडियो, इन नाम को याद कर लो और आपको भी याद करना है, वरना अभी मैं जैसे पढ़ाऊंगी उससे भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं हम फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब हमारा क्या, लाइक फिजिकल के नाम से आपको क्या लगता है, लाइक विच इज विजिबल, राइट। फिजिकल हमारी बॉडी के मूवमेंट्स हो गए, जैसे लिखना चलना या और इस चीज मतलब विच इज विजिबल, आप ये चीजें आपको दिख सकती हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी जो आपको चीजें दिख रही हैं, जैसे इसके अंदर हमें क्या क्या कैटेगरी है, लूकोमोटर डिसेबिलिटी। अभी हम क्या डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप ऐसे मत डरो क्या है मतलब क्या इसका, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे विजुअल इंपेयरमेंट क्या होता है। विजुअल मतलब आंखों से रिलेटेड हमारे, देखना है, लाइक दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो दैट कम्स अंडर विजुअल इंपेयरमेंट। फिर हमारा है हियरिंग इंपेयरमेंट, और लास्टली इसका पार्ट है हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। लूकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर हमारे 5 हैं, व्हिच इज लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, सेरेब्रल पैल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, एसिड। इसमें से आपने एक दो नाम सुने होंगे और दो तीन नाम आपने नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं, अभी आगे जाके इनके बारे में पढ़ेंगे। इमेज के साथ पढ़ाऊंगी ताकि आपको याद हो जाए ये नाम क्या है, अभी उस पर फोकस मत करो, ठीक है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर क्या क्या है, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, सेरेब्रल पैल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डायस्ट्रोफी और एसिड अटैक विक्टिम्स। फिर विजुअल इंपेयरमेंट के अंदर हमारे क्या है, ब्लाइंडनेस और लो विजन। ब्लाइंडनेस मतलब बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लो विजन मतलब कम दिखाई देता है। हियरिंग इंपेयरमेंट में हमारे डेफ बिल्कुल सुनाई नहीं देता, हार्ड ऑफ हियरिंग कम सुनाई देता है। फिर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में बोलने से, लाइक बोलने में दिक्कत है, सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पा रहे हो, तो दैट कम्स अंडर दी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखो मैं एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगी आपको इजीली याद करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा पीडी मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर हमारे क्या क्या थे, लूकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको मैंने बोल दिया एलडी। फिर एक हमारा क्या था, विजुअल इंपेयरमेंट आंखों से रिलेटेड। फिर हमारा क्या था, एक हियरिंग इंपेयरमेंट, और लास्टली हमारा क्या था, स्पीच एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। इसके अंदर हमारे 5 और थे, हालांकि यहाँ पे शायद मैं लिख नहीं पाऊंगी, आप अपनी नोटबुक में से बना के लिख लेना 1 2 3 4 5। इसके अंदर हमारे 5 थे, कौन कौन से थे, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, है ना, यही था लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन भैया। फिर हमारा था सेरेब्रल पैल्सी, फिर ड्वार्फिज्म और एसिड अटैक विक्टिम्स ए, हाँ एसिड अटैक विक्टिम्स और मस्कुलर डायस्ट्रोफी एमडी, ठीक है। फिर विजुअल इंपेयरमेंट में भी हमारे 2 थे आगे, लाइक मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है ज्यादा, बट आप अपने इसमें लिख लेना, लो विजन और बिल्कुल ही ब्लाइंड, ठीक है। हियरिंग इंपेयरमेंट में बिल्कुल डेफ, बिल्कुल सुनाई नहीं देता, और हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। ऐसे में तो वो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ लेंगे। तो ये छोटा सा अपनी नोटबुक बना लो याद करने के लिए, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमारे 2 होंगे, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें वैसे बना लेना आईडी के अंदर, जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसके अंदर हमारे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें और उसमें कंफ्यूज मत होना, वो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी था जिसको हमने एस लिखा था, एस एंड एल डी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। फिर इसका दूसरा है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं एएसडी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मेंटल बिहेवियर डालेंगे, ये भी दिमाग से रिलेटेड है हमारा, अब इनमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, इसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज। अगर ये नाम नहीं सुना है तो चिंता मत करो, आगे मैं बताऊंगी क्या है, इमेज के साथ बताऊंगी ताकि आपको याद हो जाए। अभी बस आपको ऐसा ओवरव्यू देखना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीजेस, एमएस और पार्किंसंस डिजीजेस। फिर ब्लड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर 3 है हमारे, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीजेस। फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज मतलब एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो एडिशनल बेनिफिट्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड दोज विद हाई सपोर्टेड नीड्स, ये हाई सपोर्टेड नीड्स लिखा हुआ है। तो कुछ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं तो उनको ना कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए गए हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब। तो वही बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला बताया हुआ है कि एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 18 shall have the right to free education। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर दोज चाइल्ड हु fall under the age group of 6 and 18 years, okay। सेकंड हमारा है 5% रिजर्वेशन in seats in government and government aided higher educational institutions for benchmark disabilities। like government के जितने भी educational institutions हैं उसमें जो person with benchmark disabilities हैं उनको 5% रिजर्वेशन मिलेगी। आपने खुद भी देखा होगा कि आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म करते हो उनमें कुछ कुछ भी लिखा होता है, जिनका ब्रोशर आता है जिसमें सीट एलोकेशन होता है, तो उसमें लिखते हैं कि इतना परसेंटेज हमारा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए सीट्स रिजर्व है। तो भाई इसमें बताया गया कि 5% सीट्स जो हमारी रिजर्व है पीडब्ल्यूडी के लिए किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। फिर स्ट्रेस हैज बीन गिवन टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक बिल्डिंग्स बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम, ठीक है। हाँ, तो मतलब जो लोग जिनको चलने में दिक्कत है या फिर और भी किसी तरीके से दिक्कत है तो उनको पब्लिक बिल्डिंग्स में एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो इजीली अपना आना जाना ट्रैवल लाइक कर सकते हैं अपना काम, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे 4% रिजर्वेशन, वो तो हमारे लाइक पढ़ाई के लिए था, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये हमारे जॉब से रिलेटेड है कि 4% रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में जिनका बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। फिर है हमारा दैट प्रोवाइड्स फॉर ग्रांट ऑफ गार्डियनशिप बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर व्हिच देयर विल बी जॉइंट डिसीजन मेकिंग बिटवीन द गार्डियन एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक और पॉइंट उन्होंने बोल दिया यहाँ पे, दैट इज ग्रांट फॉर द guardianship by district court or any authority under which there will be joint decision making between the guardian and the person with disability। आप घर पे याद कर लेना इसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट ब्रॉड बेस्ड सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी टू बी सेट अप एज पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस। फिर हमारे हैं दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द ऑफ, ये आप घर पे याद कर लेना, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ये डेफिनेटली आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप याद कर ही लोगे। फिर क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टेट फंड्स भी है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। फिर ऑल्सो पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट पर्सन।
फिर डेजिग्नेटेड स्पेशल कोड्स टू हैंडल, इनके एक अपने खुद के स्पेशल कोड्स भी हैं तो उसके बारे में भी दे रखा है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे इन्होंने क्राइटेरिया दे रखे हैं। फिर देयर आर इननुमरेबल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी दैट कैन अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग, सम ऑफ द कंडीशंस आर मोर कॉमन देन अदर। तो ऐसे करके इसमें टोटल कितनी डिसेबिलिटीज बता दिया, 21 डिसेबिलिटीज पढ़ा दिया। अभी हम इनके नाम ऊपर पढ़े थे, ठीक है, अभी हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो टोटल आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर हमारी कितनी डिसेबिलिटीज है, 21 डिसेबिलिटीज है। ओके, इनको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज बोला गया। पहली है हमारी ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग साइटलेस। साइटलेस मतलब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा तुम्हें, लाइक क्या देखोगे, नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, लाइक व्हिच इज लाइक यू आर अनएबल टू सी, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उसको ही बोलते हैं ब्लाइंड। इन अ स्ट्रिक्ट सेंस दैट वर्ड ब्लाइंडनेस डिनोट्स द कंडीशन ऑफ टोटल ब्लैकनेस ऑफ विजन, कि यू आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डार्कनेस एंड ब्राइट, लाइक व्हाट इज डार्क व्हाट इज ब्राइट यू डोंट नो, क्योंकि आपके सामने हमेशा अंधेरा ही रहता है। तो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डार्कनेस एंड ब्राइट, व्हाट इज लाइट उनको नहीं पता, उनके लिए सिर्फ एक अंधेरा ही है। So total blackness of vision with the inability of person to distinguish between distinguish darkness from bright light in either eye, कोई भी आई में उन्हें नहीं दिख रहा। फिर है लो विजन। लो विजन मतलब कम दिखता है, और वो क्या है उसका क्राइटेरिया हमारा, विजुअल एक्टिविटी नॉट एक्सीडिंग 618 और लेस देन 2060 अप टू 3/60 अप टू 100/200 स्नेल इन बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि क्या मतलब क्या क्राइटेरिया है, किसको बोला गया लो विजन। लाइक हम ये तो पता है कि लो विजन मतलब कम दिखता है, लेकिन कितना कम दिखता है, व्हिच इज नॉट एक्सीडिंग 6/18, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। हम पढ़ेंगे लेप्रोसी क्योर्ड पर्संस। व्हाट इज लेप्रोसी क्योर्ड पर्संस? Leprosy, also known as Hansen's disease, इसको HD भी बोला गया है, is a chronic infectious disease caused by a bacteria called Mycobacterium leprae। ये याद रखो, Mycobacterium leprae। The disease mainly affects the skin, ये skin से related disease है। ये जो leprosy cured person है हमारा, किससे है, ये हमारे skin से related है। The peripheral nerves, mucosal surfaces of the upper respiratory tract and the eyes। Leprosy is known to occur at all ages, ranging from early infancy to very old age। लाइक किसी भी एज पे हो सकता है, लाइक या तो बिल्कुल एकदम बेबी है तब से हो सकता है, या फिर एकदम बुढ़ापे पे कभी भी हो सकता है। About 95% of people who contact Mycobacterium leprae do not develop that। ये देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, मैं ज्यादा इमेजेस नहीं दिखा सकती आपको, बट कुछ ऐसा सा आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, तो इसी को हम बोलते हैं लेप्रोसी क्योर डिजीजेस। ठीक है, इसमें एक डायग्राम की मदद से भी उन्होंने समझा रखा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, वो क्लियर होगा आपको। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हमारा लाइक कान से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि आपको पार्शियल थोड़ा सा सुनाई देता है, आपको बिल्कुल ही सुनाई देता, टोटल इनएबिलिटी हो गया। तो इसको जो आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है इसको हम क्या इसको बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग, जो बिल्कुल सुनाई नहीं देता उसको बोलते हैं हम डेफ। इसकी क्या कैटेगरी हमारी, डेफ मींस पर्सन हैविंग 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर्स। डीबी हमारे यहाँ पे बोलते हैं डेसिबल्स को। ठीक है, फिर हार्ड ऑफ हियरिंग मींस पर्सन हैविंग 60 dB डेसिबल्स टू 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ। उसमें आपको उसमें लाइक डेफ उसको बोलते हैं जिसके 70 dB हियरिंग लॉस है स्पीच फ्रीक्वेंसी में, दोनों कानों में। ठीक है, दोनों कानों की बात हो रही है। हार्ड ऑफ हियरिंग में पर्सन हैविंग 60 to 70 dB hearing loss in speech frequencies in both the ears। ओके, फिर हम पढ़ेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लोकोमोटर डिसेबिलिटी मींस प्रॉब्लम इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने फर्स्ट में जो पढ़ा था फिजिकल डिसेबिलिटी, इससे पहला नाम इसी का लिया था, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसका मतलब कि आप एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो इट्स प्रॉब्लम इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज डिसेबिलिटी इन लेग्स। हमारी पैरों की डिसेबिलिटी है, बट इन जनरल इट इज टेकन एज अ डिसेबिलिटी रिलेटेड विद बोन्स। लेकिन इसको किसकी डिसेबिलिटी माना जाता है, बोन्स की, जॉइंट्स की, मसल्स की। तो इट कॉजेस प्रॉब्लम्स इन पर्सन्स मूवमेंट। तो इसको हम एक ब्रॉड रेंज में क्या बोल सकते हैं कि मूवमेंट से रिलेटेड, क्योंकि बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड डिसेबिलिटी हमारी, लाइक वॉकिंग, पिकिंग, होल्डिंग थिंग्स, लाइक चलना। देखिए आपने देखे होंगे, तो ये सब हमारी किसके अंदर आता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, डॉर्फिज्म बोलते हैं कि आपने देखे होंगे कुछ लोगों की जो हाइट होती है वो मतलब छोटी होती है, लाइक नॉर्मल हमारी 5 फुट समथिंग ऐसी होती है, उनकी उससे नीचे होती है हाइट। ठीक है, इट्स अ ग्रोथ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टर देन एवरेज बॉडी हाइट। एवरेज जितनी बॉडी हाइट है उससे कम। इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूं। लार्ज हेड, फ्लैट नेसल ब्रेस्ट, शॉर्ट वेस्ट, हैंड्स, बोड लेग्स। तो ये सब लाइक इनकी हाइट कितनी होती है, 4'10" समथिंग होती है, 4'10" या उससे कम, 4 फीट 10 इंचेस, इतनी हाइट के होते हैं ये। ठीक है, तो ये सब हमारे डॉर्फिज्म है। अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे दिमाग से रिलेटेड है। क्या, इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी, लाइक आपको याद करने में दिक्कत है, इसको लाइक मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल फंक्शन मतलब जैसे मैथ्स में हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, हमारी जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जिसमें हमारा ब्रेन जो काम करता है। ठीक है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लर्निंग में, रीजनिंग में, जिसमें हमारा ब्रेन यूज होता है, आप उस चीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, वो हमारे किसके अंदर आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर। और क्या कवर करता है, एडेप्टिव बिहेवियर व्हिच कवर्स अ रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। लाइक आप जैसे किसी से भी मिलते हो तो आप उनके अंदर कुछ चीजें देखते हो, डेवलपमेंट्स देखते हो, आप अच्छी आदतें देखते हो, तो आप उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करते हो, है ना। आप उसके चलते आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो, उनसे बातें करते हो, उनकी पेस पे आने की कोशिश करते हो, मतलब उनके लेवल पे आने की कोशिश करते हो, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को चेंज कर रहे हो रेगुलरली, आप अडेप्ट हो रहे हो। अपनी इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, जो बहुत सारी चीजें जैसे जैसे हो रही है, आप अपने आप को बदल रहे हो। लेकिन जो पर्सन जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते अपनी सोशल लाइफ में, वो नई नई स्किल्स नहीं सीख पाते हैं, वो अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये इट्स ऑल रिलेटेड टू ब्रेन, ये वो याद नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इसमें हमारा क्या इंक्लूडेड है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर। इसको और क्या बोला गया, मेंटल रिटार्डेशन। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मेंटल इलनेस। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस में क्या अंतर है, अभी हम पहले पढ़ेंगे मेंटल इलनेस क्या है, फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर refers to substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation, memory that grossly impairs judgment, behavior, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life.
It does not include retardation, which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, especially characterized by subnormality of intelligence. तो आई होप पहले आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा डिसऑर्डर है सोचने का, हमारा मूड का, हमारा परसेप्शन का, हमारे ओरिएंटेशन का, हमारी मेमोरी का, चीजें लंबे समय तक के लिए याद नहीं रह पा रही हैं, आप उसके बेसिस पे अपना जजमेंट नहीं दे पा रहे हो, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि रियलिटी क्या है और जो लाइफ की जो डिमांड्स हैं उनको मीट नहीं कर पा रहे हो। एक आपको सपने में और हकीकत में फर्क नहीं पता, विच इज नोन एज मेंटल इलनेस। लेकिन इसको रिटार्डेशन नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि रिटार्डेशन मतलब होता है कि आपका माइंड अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। मतलब जो हमने पहले पढ़ा था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसमें बोला था कि आपका माइंड डेवलप नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेंटल इलनेस में डेवलपमेंट से रिलेटेड है ही नहीं। ये किससे रिलेटेड है हमारा? ये हमारा लाइक थिंकिंग से, मूड परसेप्शन से भी मैं इसका डिफरेंस आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे हमारे कुछ की डिफरेंसेस हैं मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बीच में। मेंटल इलनेस क्या है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें पर्सन की जो इमोशनल स्टेट्स है, थॉट्स है, बिहेवियर है, उसको इफेक्ट करता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, और एक और नाम दिया हुआ है सिजोफ्रेनिया, इफ आई एम राइट। देन नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये एक डेवलपमेंटल कंडीशन होती है, जैसे लोअर आईक्यू, लाइक व्हिच इज बिलो द एवरेज। फिर एडेप्टिव बिहेवियर्स लाइक कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, अपनी एनवायरनमेंट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाना। लाइक हमने देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी दोस्त हैं या फिर और भी कोई हैं, उनके साथ अच्छे से बातें नहीं कर पाते, सहमे सहमे रहते हैं लाइक शुरुआत से। तो वो हमारे किसके अंदर आ जाता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बीच के अंदर आ जाता है, जिसमें उनका आईक्यू बहुत कम होता है। वो बेसिक कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं, बेसिक रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, लर्न नहीं कर पाते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आ जाता है। मेंटल इलनेस हमारे थॉट से रिलेटेड है, हमारी इमोशनल स्टेट से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड है, हम पढ़ेंगे इसको और आगे। फिर नेक्स्ट है ऑनसेट मेंटल इलनेस कब होता है? इट कैन अकर एट एनी एज, किसी भी एज पे हो सकता है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, एटसेट्रा, कोई भी एज पे हो सकता है, इसकी कोई एज नहीं है। एंड इट इज ट्रिगर्ड बाय जेनेटिक, एनवायरमेंटल, सिचुएशनल फैक्टर्स, लाइक लाइफ में कुछ हो गया है तो उसकी वजह से चीजें हो सकती हैं, लाइक कोई कॉज होता है जिसकी वजह से मेंटल इलनेस अराइज होती है, और किसी भी एज पे हो सकती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इट डेवलप्स ड्यूरिंग अ डेवलपमेंटल पीरियड, जब डेवलप हो रहे होते हैं बिफोर एज 18, 18 से पहले उम्र में। लाइक कुछ भी एज हो सकती है वो बेसिकली बच्चों के लिए, जब वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो कुछ भी हल्का सा कहीं भी लाइक ध्यान नहीं रखा तो कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, वो डेवलपमेंटल पीरियड में ये हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अकर होती है। रिवर्सिबिलिटी में आता है मेंटल इलनेस, इट इज ऑफन ट्रीटेबल और मैनेजेबल विद थेरेपी, मेडिकेशन, सपोर्ट। जो मेंटल इलनेस होती है वो लाइक हमारा क्योर हो सकता है, हमारा ट्रीट किया जा सकता है उसको, किसके थ्रू? दवाइयों के थ्रू, या फिर थेरेपिस्ट के पास जाके, या सपोर्ट किससे? पेरेंट्स के सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, तो उससे हमारी मेंटल इलनेस सही हो सकती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? वो हमारी डेवलपमेंटल कंडीशन होती है, तो हमारी परमानेंट होती है। तो बेसिकली अगर उसको ठीक करना भी है तो कोशिश करो कि उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाए, उनको एक्स्ट्रा कुछ भी करो, कोचिंग करो, टीचिंग, ट्यूटर वगैरह, पर्सनल ट्यूटर लगाओ, तो सिखाओ चीजें, स्किल डेवलप करवाओ, तो उससे कुछ हद तक बेटर हो सकता है। फिर कॉज के बारे में पढ़ेंगे। जो मेंटल इलनेस है ये किसके वजह से हो सकता है? स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, तो ये कुछ रीजन है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इट कैन कॉज बाय द जेनेटिक फैक्टर्स, या फिर ब्रेन इंजरी, या फिर कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बर्थ। फिर हमारा कॉग्निटिव फंक्शन, मेंटल इलनेस मे नॉट डायरेक्टली अफेक्ट इंटेलिजेंस बट कैन इंपेयर डिसीजन मेकिंग एंड कंसंट्रेशन। मेंटल इलनेस में बोला है कि ये बेसिकली इट्स नॉट रिलेटेड टू योर आईक्यू, वो आपके इंटेलिजेंस लेवल से रिलेटेड नहीं है, ये आपका जो लाइफ के जो डिसीजंस हैं, जो आपका कंसंट्रेशन पावर है, ये उससे रिलेटेड है। जैसे कि आप पहले अच्छे से क्लास में फोकस करते थे, पढ़ाई करते थे अच्छे से, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ हुआ और आपका जो फोकस है आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप बार-बार आपका दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर कुछ भी हो रहा है व्हिच कम्स अंडर योर मेंटल इलनेस। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि आप जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आप वही नहीं सॉल्व कर रहे हो, शुरू से ही नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को शुरू से ही याद नहीं कर पा रहे हो, तो किसी भी वजह से हो सकती है, ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकती है, या फिर जेनेटिक है कुछ, या फिर कुछ भी हो सकता है रीज़न। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे मेंटल इलनेस में डिप्रेशन होता है, सिज़ोफ्रेनिया होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमारे डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, सो बस यही है। आप और भी नाम देख सकते हो घर पे बैठ के। ये सब हमारे किसमें आ गया? मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। सो अब तक हमने पढ़े थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस, अब हम पढ़ेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ASD इज अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर व्हिच अफेक्ट्स कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। तो ये हमारा कैसा डिसऑर्डर है? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मतलब डेवलपिंग एज पे ये अकर होता है, बिफोर 18 आई गेस, क्योंकि हमने वही पढ़ा था वहीं से, लाइक 18 से एज के पहले वाले बच्चे हमारे डेवलप होते हैं, एट द एज ऑफ 1 2 3 4 5 6 टिल 18 जो बच्चे हैं वो डेवलप होते हैं। ये हमारा क्या है? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कम्युनिकेशन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ऑटिज्म कैन बी डायग्नोस्ड एट द एज ऑफ एनी एज, किसी भी एज पे इसको डायग्नोस किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोला गया है? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोला गया है। क्यों बोला गया? अभी हम आगे पढ़ेंगे। बिकॉज सिम्टम्स जनरली अपीयर इन द फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ। इसके सिम्टम्स कब दिखने शुरू हो जाते हैं? जब बच्चा सिर्फ 1 या 2 साल का होता है, इसलिए इसको बोला गया है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी कि इसके सिम्टम्स पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोला है, वरना ये किसी भी एज पर हो सकता है। ऑटिज्म अफेक्ट्स द ओवरऑल कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल हेल्थ ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल। उसकी कॉग्निटिव हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी सोशल फिजिकल हेल्थ को ये अफेक्ट करता है। क्या? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी। तो ये डायग्राम है जिसने एएसडी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे दे डोंट रिस्पॉन्ड टू देयर नेम, लाइक जब उनका नाम बुलाया जाता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई भी गेम्स खेलने में, कुछ भी करने में उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाते और प्रेफर करते हैं कि वो अकेले खेलें, और टॉक्स अबाउट नैरो रेंज ऑफ टॉपिक्स, बहुत ही कम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। डिफिकल्टी यूजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बॉडी लैंग्वेज, लाइक जो नॉर्मली बच्चा होता है वो बॉडी लैंग्वेज से पता लगा लेता है कि जो सामने वाला है उसको कैसा नेचर, लेकिन उसको नहीं पता होता। दे स्पीक्स इन अ मोनोटोन और सिंग सॉन्ग वॉइस, लाइक हमने देखा कि कुछ जो बच्चे होते हैं बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, या फिर कुछ भी नहीं बोलते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसे गुनगुनारे से होते हैं, लेकिन वो क्लियरली नहीं बोलते हैं, और वो आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हैं, और वो दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते हैं कि वो दूसरा इंसान किस वे में बात कर रहा है, उनको सोशली कैसे काम करना है वो समझ नहीं आता, फिर वर्ड्स मूवमेंट्स को रिपीट करते हैं, खाने को ढंग से नहीं खाते, किसी भी ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाएंगे, डिफिकल्ट मूविंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, लाइक एक कंप्लीट कर लेकर दूसरे पे मूव नहीं कर पाते, एक जैसा ही रूटीन होना चाहिए, हैज हाईली फोकस्ड इंटरेस्ट। तो ये कुछ कुछ हमारे दे रखा है इन्होंने, टॉडलर, स्कूल एज्ड, चाइल्ड, एडोलेसेंट के मतलब उनको डिवाइड कर दिया कि कैसे कैसे ऑटिज्म है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी इज अ डिसेबलिंग फिजिकल कंडीशन
इन विच मसल्स कोऑर्डिनेशन इज इम्पेयर्ड ड्यू टू डैमेज टू द ब्रेन। लाइक ब्रेन के कुछ हिस्से में डैमेज हुआ है, कुछ दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स जो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, आपस में परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो उस फिजिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं? सेरेब्रल पैल्सी। इट अकर्स एट और बिफोर चाइल्डहुड। या तो ये कंडीशन जब बच्चा जन्मता है तब हो सकती है, या फिर उससे पहले। एंड इट इज नॉट अ प्रोग्रेसिव कंडीशन। इसका मतलब कि जैसे जैसे एज या फिर टाइम निकलता है तो ये कंडीशन और ज्यादा बुरी नहीं होती है, ये वैसे ही रहती है, ज्यादा बेकार नहीं होती है सिचुएशन। नेक्स्ट इज हाउएवर मसल डिसयूज could increase the extent of disability over period of time। लेकिन जो भी मसल जहाँ पे दिक्कत है, अगर उसको बिल्कुल भी यूज में नहीं लाओगे तभी डिसेबिलिटी, तभी सेरेब्रल जो पैल्सी है ये और ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो कोशिश करो कि इसके मतलब जितना मूवमेंट हो सके उतना करो। और प्रेजेंटली इसका कोई क्योर अवेलेबल नहीं है और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, फिलहाल के लिए इसका कोई क्योर नहीं मिला। अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं। सो ये हमारे सेरेब्रल पैल्सी का डायग्राम दिए हुए, इमेजेस दी हैं, आप खुद भी गूगल पे भी देख सकते हो। एक यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है कि कुछ ब्रेन को डैमेज हुआ जिसकी वजह से देयर वाज सम लॉस इन द मसल कंट्रोल, अच्छे से मूवमेंट्स नहीं हो पा रही है। तो ये हमारी कंडीशन कहलाती है सेरेब्रल पैल्सी। और ये जिनको सेरेब्रल पैल्सी, अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर डायस्ट्रोफी के बारे में। मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरोमस्कुलर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज मसल वीकनेस एंड ओवरऑल लॉस ऑफ मसल मास। ये भी हमारी मसल से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब कि टाइम के साथ साथ बिगड़ती चली जाती है। तो इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज मसल वीकनेस और ओवरऑल लॉस ऑफ मसल। इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं। आज मैं सिर्फ इधर मस्कुलर डायस्ट्रोफी तक ही पढ़ूंगी, आई होप बहुत ज्यादा हो गया है, और इसके आगे वाली मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं लास्ट, और फिर उसको हम रैप अप करेंगे। ये हमारी मस्कुलर डायस्ट्रोफी की कंडीशंस हैं। ये देखिए 2 साल तक लाइक इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते या तो कम दिखते हैं, 8 इयर्स में इसके दिखने शुरू हो जाते हैं, फिर 15 इयर्स पे लाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देख रहे हैं ना आप, ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है, लाइक समय के साथ-साथ सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, ठीक है? तो आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताइए। अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको उसको बिल्कुल प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? थैंक यू फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है वो डिस्कस करेंगे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अब तक हमने जितनी डिसेबिलिटीज़ पढ़ी है उन सबके नाम याद कर लो, उन सबकी कंडीशंस याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में लिखोगे तो आपको ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।